हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास बी सेकेंड ईयर। आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं वो है तथ्य या तथ्य सामग्री के स्रोत। सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत सामाजिक अनुसंधान कब प्रारंभ होता है? जब तथ्यों का संकलन होता है। जब तक तथ्यों का संकलन नहीं हो सकता तब तक किसी भी प्रकार की कोई भी सामाजिक अनुसंधान का प्रारंभ नहीं हो सकता। तथ्य संकलन के लिए मैंने आपको पिछला जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था अवलोकन। अवलोकन के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखकर जो अध्ययन किया जाता है या अवलोकन किया जाता है वो कहलाता है अवलोकन, प्रेक्षण या फिर निरीक्षण। तो ये अवलोकन जो किया जाता है वो किस लिए किया जाता है? सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत तथ्य संकलन के लिए। अब ये तथ्य क्या होते हैं? सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत तथ्य उन्हें कहा जाता है जो कि अवलोकित करने योग्य हो। अवलोकित करने योग्य जो भी हैं सूचनाएं उन्हें साधारण रूप में क्या कहा जाता है? तथ्य कहा जाता है। अवलोकित करने योग्य सूचनाएं जो है या सामग्री जो है उन्हें क्या कहा जाता है? तथ्य कहा जाता है। तो जो भी सामाजिक अनुसंधान किया जाता है उसके अंतर्गत ऐसी सूचनाएं, ऐसी सामग्री जो कि संकलित करने योग्य हो, अवलोकित करने योग्य हो, इन्हें हम तथ्य कहते हैं। इसलिए तथ्य जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहले तथ्य है प्राथमिक और दूसरी जो है तथ्य वो है द्वितीयक। मैंने आपको अवलोकन के अंतर्गत भी बताया था कि तथ्य दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक तथ्यों के अंतर्गत हम उन सूचनाओं और सामग्री को रखते हैं जिसे सामाजिक अनुसंधानकर्ता जो है वो प्रथम बार जाकर क्षेत्र से संकलित करता है। यानी ऐसे तथ्य जो कि डायरेक्ट सूचनादाता या अवलोकन करता या सामाजिक अनुसंधान करता जो है वो क्षेत्र में जाता है और जिन तथ्यों को, जिन सूचनाओं को संकलित करता है, जिन सूचनाओं का अवलोकन करता है वो कहलाते हैं प्राथमिक तथ्य। यानी सीधा सा प्राथमिक तथ्यों का अर्थ क्या हो गया स्टूडेंट? कि ऐसे तथ्य जो सामाजिक अनुसंधानकर्ता के द्वारा प्रथम बार क्षेत्र में जाकर संकलित किए जाते हैं उन्हें हम प्राथमिक तथ्यों के नाम से जानते हैं। यानी अनुसंधानकर्ता क्षेत्र में गया, अवलोकन के द्वारा, साक्षात्कार के द्वारा, अनुसूची के द्वारा यदि उसने तथ्य संकलित किए तो वो कौन से तथ्यों के अंतर्गत आएंगे? प्राथमिक तथ्यों के अंतर्गत आएंगे। साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली, अवलोकन, इन सारी प्राविधियों का अध्ययन जो है स्टूडेंट्स हम कर चुके हैं और ये सारे तथ्य जो है प्राथमिक तथ्य, ये जो विभिन्न प्रकार की जो विधियां हैं या प्राविधियां हैं उनके द्वारा ही संकलित किए जाते हैं। तो क्या होगा प्राथमिक तथ्य? ऐसे तथ्य जिन्हें सामाजिक अनुसंधान करता प्रथम बार क्षेत्र में जाकर संकलित करता है उन्हें प्राथमिक तथ्य के नाम से जाना जाता है। दूसरे प्रकार के तथ्य कौन से स्टूडेंट्स? द्वितीयक तथ्य। द्वितीयक तथ्य वह है जिन्हें सामाजिक अनुसंधान करता किसी के द्वारा
यानी किसी अन्य साधनों के द्वारा जो है एकत्रित करता है, उन्हें किसके अंतर्गत रखा जाता है? द्वितीयक तथ्यों के अंतर्गत रखा जाता है। यानी जो पहले सामाजिक अनुसंधान हो चुके हैं, उन अनुसंधानों के द्वारा, रिपोर्ट्स के द्वारा, बुक्स के द्वारा या फिर विभिन्न जो पत्र पत्रिकाएं हैं, पुस्तकें हैं, या फिर किसी व्यक्ति के बारे में जीवन इतिहास जो लिखा गया है, या फिर किसी व्यक्ति ने अपने स्वयं के जीवन के बारे में जो आत्मकथाएं लिखी है, उन आत्मकथाओं के द्वारा जो भी तथ्य एकत्रित किए जाते हैं उन्हें द्वितीयक तथ्यों के अंतर्गत रखा जाता है। यानी द्वितीयक तथ्य वह हैं जिन्हें सामाजिक अनुसंधानकर्ता जो है इन्हीं अन्य साधनों के द्वारा संकलित करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं जनगणना रिपोर्ट्स। जनगणना रिपोर्ट जो है पहले संकलित की जा चुकी है। जब जनगणना हुई थी 2011 में, तो ये सारी रिपोर्ट्स पहले संकलित की जा चुकी है। यदि कोई सामाजिक अनुसंधान करता जनगणना से संबंधित किसी भी प्रकार का अध्ययन करता है और वो इस प्रकार की रिपोर्ट्स का अपने सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत उपयोग करता है, तो वह तथ्य कौन से होंगे? द्वितीयक तथ्य के अंतर्गत आएंगे। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स तथ्य कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के, प्राथमिक एवं द्वितीयक। प्राथमिक तथ्य वह हैं जिन्हें सामाजिक अनुसंधानकर्ता प्रथम बार क्षेत्र में जाकर अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची या प्रश्नावली के द्वारा अध्ययन करके संकलित करता है। उन्हें हम किन तथ्यों के अंतर्गत रखते हैं? प्राथमिक तथ्यों के अंतर्गत रखते हैं। और द्वितीयक तथ्य वह है जिन्हें अनुसंधानकर्ता या अवलोकनकर्ता जो है किन्हीं द्वितीयक स्रोतों के द्वारा, जैसे अनुसंधान हो चुके हैं लगभग, या कोई रिपोर्ट्स प्रस्तुत की जा सकती है, किसी के बारे में जीवन इतिहास, संस्मरण इत्यादि आत्मकथाएं लिखी जा चुकी है, उनके द्वारा जिन तथ्यों का संकलन किया जाता है उन्हें हम द्वितीयक तथ्यों के नाम से जानते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक तथ्यों का अर्थ जानने के बाद अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो प्राथमिक तथ्य है और द्वितीयक तथ्य जो है, उन दोनों प्रकार के तथ्यों के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं? तो प्राथमिक तथ्य के जो स्रोत हैं, मैंने आपको बताया प्राथमिक तथ्य जो प्रथम बार अनुसंधानकर्ता के द्वारा संकलित किए जाते हैं वो कहलाते हैं प्राथमिक तथ्य। अब इनके स्रोत, सबसे पहला प्राथमिक तथ्य का स्रोत जो आता है अवलोकन। अवलोकन क्या होता है? पिछला चैप्टर ही हमने पढ़ा था अवलोकन। अवलोकन क्या है? उद्देश्यपूर्ण अध्ययन। यानी जो सामाजिक अनुसंधान करता है वो किसी विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखकर या अपने विषय का चुनाव करके उस उद्देश्य को ध्यान में रखकर यदि उस विषय से संबंधित तथ्यों का संकलन करता है तो वो कहलाता है उद्देश्यपूर्ण अध्ययन। और उसे हम किसके अंतर्गत रखते हैं? अवलोकन के अंतर्गत। मैंने आपको पिछले चैप्टर में अवलोकन के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख करके भी बताया था। तो मुख्य रूप से प्राथमिक तथ्य जो संकलित किए जाते हैं उनका सबसे पहला स्रोत जो माना जाता है वो अवलोकन ही माना जाता है। अवलोकन के अंतर्गत यहाँ इंद्रियों का प्रयोग होता है, यानी मुख्य रूप से जो नेत्र है, नेत्रों का प्रयोग जो है अवलोकन के अंतर्गत किया जाता है, क्योंकि नेत्रों द्वारा उद्देश्यपूर्ण अध्ययन ही क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? अवलोकन कहलाता है। प्राथमिक तथ्यों का दूसरा स्रोत जो आता है वो आता है साक्षात्कार। साक्षात्कार और साक्षात्कार निर्देशिका, इन दोनों का अध्ययन हम बहुत ही विस्तृत रूप से कर चुके हैं। फिर भी आपको मैं एक बार बताना चाहूंगी साक्षात्कार क्या होता है स्टूडेंट? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच
आमने सामने की बातचीत जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति जो है या अनुसंधान करता जो है वो प्रश्न पूछता है और साक्षात्कार दाता जो है वो क्या करता है, उत्तर देता है। तो इस प्रकार से दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच आमने सामने की बातचीत को क्या कहा जाता है, साक्षात्कार कहा जाता है। तो प्राथमिक तथ्य के संकलन के अंतर्गत हम साक्षात्कार के द्वारा भी तथ्यों का संकलन करते हैं। क्यों? क्योंकि साक्षात्कार के अंतर्गत भी सामाजिक अनुसंधान करता जो है साक्षात्कार से संबंधित प्रश्नों को बनाकर या साक्षात्कार निर्देशिका के रूप में प्रश्नों को बनाकर, निर्देशों को बनाकर सामाजिक अनुसंधान करने के लिए क्षेत्र में जाता है और फिर अध्ययन करता है। तो मुख्य रूप से प्राथमिक तथ्यों के संकलन का जो दूसरा स्रोत माना जाता है वो साक्षात्कार माना जाता है। क्योंकि साक्षात्कार में क्या होगा, सामाजिक अनुसंधान करता कहाँ जाएगा, डायरेक्ट साक्षात्कार दाता के पास जाएगा। साक्षात्कार दाता से साक्षात्कार करेगा, प्रश्न पूछेगा और जो भी उनके द्वारा उत्तर दिए जाएंगे उनको तथ्यों के रूप में संकलित करके उनका लेखन करता है। तो मुख्य रूप से दूसरा स्रोत जो है कौन सा कहलाता है, प्राथमिक तथ्यों के संकलन का साक्षात्कार। तीसरा मुख्य स्रोत जो स्टूडेंट्स आता है वो आता है प्रश्नावली। प्रश्नावली का अध्ययन भी बहुत ही विस्तारित रूप से हम कर चुके हैं। प्रश्नावली क्या होती है, प्रश्नों की एक सूची होती है जिसे डाक के द्वारा, अनुसंधानकर्ता के द्वारा उत्तरदाता के पास भेजा जाता है और उत्तरदाता उस प्रश्नावली में लिखे प्रश्नों को पढ़कर उनके उत्तर देता है। तो ये भी कौन सा स्रोत है, प्राथमिक स्रोत है, प्राथमिक तथ्यों के संकलन करने का। क्योंकि ये भी प्रथम बार साक्षात्कारकर्ता या फिर अनुसंधानकर्ता के द्वारा प्रथम बार किया जाता है कि जो भी उनका अनुसंधान का विषय है उससे संबंधित, उस विषय से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करके वो सूचनादाता के पास अपनी प्रश्नावली को भेजता है और प्रश्नावली को सूचनादाता भरकर उसे या सामाजिक अनुसंधानकर्ता को वापस लौटाता है। तो ये भी क्या हो, प्रथम बार क्षेत्र में जाकर तथ्यों का संकलन हुआ। तो इसीलिए प्राथमिक तथ्यों के संकलन का मुख्य स्रोत जो है वो प्रश्नावली भी मानी जाती है। लेकिन प्रश्नावली में एक बात जो है स्टूडेंट्स वो मुख्य रूप से ध्यान रखी जाती है कि प्रश्नावली का जो प्रयोग है वो हमेशा शिक्षित वर्ग के लिए किया जाता है। जब हमने लेसन पढ़ा था, प्रश्नावली का अध्ययन किया था, उस समय भी मैंने आपको बताया था प्रश्नावली का प्रयोग हमेशा और हमेशा कैसे सूचनादाता के लिए किया जाता है, शिक्षित सूचनादाता के लिए। क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है क्योंकि प्रश्नावली डाक के द्वारा भेजी जाती है सूचनादाता के पास, वहां पर सामाजिक अनुसंधानकर्ता जो है उपस्थित नहीं होता है। इसीलिए सूचनादाता को स्वयं उस प्रश्नावली को पढ़कर उसमें लिखे प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। इसीलिए प्रश्नावली के लिए हमेशा ऐसे उत्तरदाताओं का चुनाव किया जाता है जो कि शिक्षित वर्ग के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक तत्वों के स्रोतों का चौथा जो स्रोत आता है वो आता है अनुसूची। कौन सा आता है, अनुसूची। अनुसूची भी क्या है, प्रश्नावली की तरह ही है। मैंने आपको बताया था जब ऊपर के चैप्टर में पढ़ा था उस समय बताया था कि प्रश्नावली जो है प्रश्नों की सूची होती है, अनुसूची भी प्रश्नों की ही एक सूची होती है। किंतु प्रश्नावली और अनुसूची में डिफरेंस इतना होता है या अंतर ये होता है कि जहां प्रश्नावली को डाक के द्वारा, अनुसंधानकर्ता के द्वारा सूचनादाता के पास डाक द्वारा भेजा जाता है, लेकिन अनुसूची को सामाजिक अनुसंधानकर्ता जो है वो स्वयं क्षेत्र में जाकर उन सामाजिक अनुसंधान से संबंधित जो भी तथ्य होते हैं उनका संकलन करता है। अनुसूची में भी प्रश्नों का एक क्रम होता है, यानी प्रश्न लिखे हुए होते हैं और उन
प्रश्नों को उसी क्रम में सूचनादाता से पूछना होता है। और दूसरी चीज जो है प्रश्नावली और अनुसूची में डिफरेंस की, वो ये है कि इसका प्रयोग जो है शिक्षित और अशिक्षित वर्ग दोनों के लिए किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि प्रश्नावली में तो अनुसंधानकर्ता स्वयं सूचनादाता के सामने उपस्थित नहीं होता है, लेकिन अनुसूची क्या होती है? प्रश्नों की एक सूची होती है जिसे अनुसंधानकर्ता स्वयं क्षेत्र में जाकर तथ्यों का संकलन करता है। तो इसीलिए अनुसंधानकर्ता के वहां क्षेत्र में उपस्थित होने की वजह से अनुसूची का प्रयोग जो है वो शिक्षित और अशिक्षित दोनों ही वर्गों के लिए किया जा सकता है। तो इस प्रकार से प्राथमिक तथ्य जो हैं उनके स्रोत जो हैं कितने हो गए? 4। अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली और अनुसूची। इन चारों स्रोतों के द्वारा सामाजिक अनुसंधानकर्ता के द्वारा तथ्य संकलित किए जाते हैं और साथ ही साथ क्षेत्र में जाकर उन तथ्यों का संकलन किया जाता है। अनुसूची जो है सीमित क्षेत्र के लिए प्रयोग होगी, लेकिन प्रश्नावली को बड़े क्षेत्र के लिए प्रयोग भी किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि उसे डाक द्वारा भेजा जाता है। अब ये जो प्राथमिक तथ्य के स्रोत जो होते हैं वो सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत उपयोगी माने जाते हैं। क्या ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से सामाजिक अनुसंधान के जो स्रोत हैं, प्राथमिक तथ्यों के संकलन के जो स्रोत हैं, उनको सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत महत्वपूर्ण माना जाता है? सबसे पहला इसका कारण जो है वो लचीलापन। लचीलेपन का मतलब क्या होता है? समय या परिस्थिति के अनुसार क्या हो जाना, हमें परिवर्तन हो जाना। तो जो प्राथमिक तथ्य के स्रोत हैं जो हमने बताए हैं आपको भी, अवलोकन, प्रश्नावली, अनुसूची और साक्षात्कार, इन चारों में ही लचीलापन पाया जाता है। क्यों? क्योंकि साक्षात्कार के अंतर्गत या प्रश्नावली के अंतर्गत या अनुसूची के अंतर्गत हम देखते हैं जब अनुसंधानकर्ता प्रथम बार तथ्यों का संकलन करने के लिए जाता है तो उसे जरूरत होती है, तो उस समय वो प्रश्नों को बदल सकता है जिस प्रकार की चाहे। जैसे साक्षात्कार निर्देशिका, उसमें तो क्या है, प्रश्नों से संबंधित निर्देश ही होते हैं। तो निर्देशों के अनुसार यदि वो चाहे सामाजिक अनुसंधान करता तो उन प्रश्नों में क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। तो सबसे पहला गुण या उपयोगिता के लिए पाई जाती है कि प्राथमिक तथ्य के स्रोत जो होते हैं स्टूडेंट, उनमें क्या होता है, लचीलापन पाया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण जो है इनके उपयोगी होने का वो है कि प्राथमिक तथ्यों के जो स्रोत हैं उनका उपयोग व्यापक क्षेत्र के लिए किया जा सकता है, यानी बड़ा क्षेत्र है। मैंने आपको बताया ना प्रश्नावली को डाक के द्वारा भेजा जाता है। कितना भी बड़ा क्षेत्र ले लीजिए, उसमें उत्तरदाताओं का चयन कर लीजिए और उन उत्तरदाताओं को हम डाक के द्वारा प्रश्नावली भेज सकते हैं। तो इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, व्यापक क्षेत्र यानी बड़े क्षेत्र के लिए प्राथमिक तथ्य के स्रोतों का उपयोग किया जा सकता है। तीसरा जो आता है वो आता है कि यदि हम प्राथमिक तथ्यों का संकलन कर रहे हैं और प्राथमिक स्रोतों के द्वारा कर रहे हैं, यानी अवलोकन, प्रश्नावली, अनुसूची और साक्षात्कार के द्वारा कर रहे हैं, तो इनके द्वारा जो तथ्य संकलित किए जाते हैं वो अधिक विश्वसनीय होते हैं और यथार्थ होते हैं। कैसे होते हैं, यथार्थ एवं विश्वसनीय होते हैं। क्यों होते हैं विश्वसनीय, यानी विश्वास करने योग्य। यथार्थ यानी वास्तव में जिस रूप में हमें जो दिखाई दे रहे उसी रूप में वो तथ्य होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि सामाजिक अनुसंधान करता जो है स्वयं अपनी आंखों से उसको देख रहा है, फिर उन तथ्यों का संकलन कर रहा है। इसीलिए जो तथ्य प्राथमिक तथ्य के स्रोत के द्वारा जो एकत्रित किए जाते हैं वो विश्वास करने योग्य या विश्वसनीय होते हैं। नेक्स्ट जो उपयोग या महत्व जो आता है प्राथमिक तथ्यों के स्रोतों का वो ये आता है कि इनके द्वारा गहन एवं आंतरिक सूचनाएं भी संकलित की जा सकती है। यानी प्रश्नावली, अनुसूची इत्यादि जो प्राथमिक तथ्यों के संकलन के स्रोत जो हैं
को नहीं देना चाहता है किसी कारणवश, तो वो उसको उसकी सूचना देने के लिए उत्साहित कर सकता है, और उत्साहित करके उससे जो आंतरिक सूचनाएं हैं, गहन सूचनाएं हैं, वो भी प्राप्त कर सकता है। साथ ही साथ अंतिम और पांचवा उपयोग जो आता है, इसमें समय एवं धन की बचत होती है। कैसे होती है? क्योंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं ही जाकर जब तथ्य संकलन के लिए जाता है तो प्रथम बार या एक दो बार में उसके द्वारा अधिकतर तथ्य संकलित कर लिए जाते हैं। तो इतनी आसानी से और इजीली और कम धन खर्च करके, कम पैसा खर्च करके जो है अनुसंधान के लिए प्राथमिक तथ्य संकलित किए जा सकते हैं। प्राथमिक तथ्यों के स्रोत उपयोगी होने के साथ साथ कभी कभी जो है हमारे लिए नुकसानदायक भी होते हैं या इनमें कुछ दोष भी पाए जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों की देखते हैं पक्षपातपूर्ण तथ्य होते हैं। कौन से तथ्य होते हैं? पक्षपातपूर्ण तथ्य होते हैं। क्यों होते हैं स्टूडेंट्स पक्षपातपूर्ण तथ्य? क्योंकि सामाजिक अनुसंधानकर्ता स्वयं क्षेत्र में उपस्थित है, तो यदि वो उस क्षेत्र में अध्ययन करने के लिए जाता है तो वहाँ उसकी रुचि, राय, विचारधारा जो है इत्यादि का प्रभाव उन तथ्यों पर पड़ता है, और इस विचारधारा, रुचि, राय का प्रभाव जो उन तथ्यों पर पड़ने की वजह के द्वारा जो तथ्य संकलित किए जा रहे हैं वो तथ्य वस्तुनिष्ठ नहीं होकर किस प्रकार के हो जाएंगे? पक्षपातपूर्ण तथ्य हो जाएंगे। दूसरा जो आता है दोष वो ये आता है कि इसके द्वारा अतीत की घटनाओं का अध्ययन नहीं किया जा सकता। कैसी घटनाओं का अध्ययन नहीं किया? अतीत की घटनाओं का अध्ययन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सामाजिक अनुसंधान की जो प्राथमिक तथ्य के स्रोत हैं उनके द्वारा जो अतीत में घटनाएं घटित हो चुकी हैं उनका अध्ययन जो है वो संभव नहीं है। तीसरा जो दोष ये आता है, यहाँ तथ्यों की जो स्वाभाविकता है वो स्वाभाविकता भी क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि सामाजिक अनुसंधानकर्ता जो है उस अनुसंधान को प्रभावित करता है। साथ ही साथ चौथा जो दोष आता है कि इसमें जो प्रशिक्षणकर्ता जो है वो कैसे होने चाहिए? प्रशिक्षित होने चाहिए। लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि हमें जो अनुसंधानकर्ता जो है वो प्रशिक्षित नहीं मिल सकते, और इसकी वजह से हमारा सामाजिक अनुसंधान जो होता है वो वस्तुनिष्ठ नहीं हो पाता है। प्राथमिक तथ्य के स्रोतों का अंतिम दोष जो है वो ये आता है कि इसके अंतर्गत अधिक मानव शक्ति, और धन खर्च होता है। अधिक मानव शक्ति क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स बड़े क्षेत्र का अध्ययन किया जा रहा है। बड़े क्षेत्र का अध्ययन करने की वजह से उस बड़े क्षेत्र के लिए एक से अधिक यानी पूरी सामाजिक अनुसंधानकर्ताओं की जो टीम है, समूह जो है, ग्रुप जो है, उनकी आवश्यकता होती है, और जितनी अधिक मानव शक्ति की आवश्यकता होगी उनका खर्च उठाने के लिए हमें या सामाजिक अनुसंधानकर्ता को जो है उतने ही ज़्यादा धन की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार प्राथमिक तथ्यों के संकलन के लिए जो स्रोत उपयोग में लिए जाते हैं उनमें अनेक दोष होने के बावजूद भी वर्तमान में प्राथमिक तथ्यों के संकलन के स्रोतों को अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है।